ये कहानी रवि और राजा नाम के दो दोस्तों की है। राजा और रवि बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी भी हो चुकी थी। रवि की पत्नी का नाम पार्वती है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। पार्वती बहुत समझदार और सहनशील है। दूसरी तरफ राजा की पत्नी का नाम नेहा है। उनको दो प्यारे से बच्चे हैं। रवि और राजा दोनों ही बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते थे। जो पैसा मजदूरी से मिलता वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते। लेकिन कुछ समय से रवि के पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से उनके घर में काफी परेशानियां हो रही थी। आखिरकार ये सब कब तक चलता रहेगा? हमें घर चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने माँ से मिले कंगन गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन किसी तरह से लाया है। अब ऐसा और नहीं चल सकता। तुम घर पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। तुम जानती हो कि बाहर की दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा कैसे चलेगा? राजा को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है और तुम रोज खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर राजा से बात करके देखो, क्या पता वह तुम्हें कहाँ काम दिलवा दे। तुम ठीक कह रही हो पार्वती। मुझे एक बार राजा से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। और अगली सुबह रवि राजा के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? राजा भाई, ओ राजा भाई, बाहर आओ। जी रवि भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा राजा को बुला दीजिए। वे अब भी घर पर नहीं हैं। शायद वे खेतों पर गए होंगे। अगर कोई जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर उनसे मिल सकते हैं। रवि खेतों के लिए निकल जाता है। राजा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काम करने की जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख रवि, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है राजा, मैं तो किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो, हम सुबह ही चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन सुबह रवि, आ गए तुम? चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ राजा भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं, वहीं उनसे बात करेंगे। दो दोस्त रवि और राजा काम की तलाश में जंगल के रास्ते से निकल पड़े थे। रास्ता काफी लंबा था। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोर से बादल गरजने लगे और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। जोरदार बारिश होने की वजह से रवि और राजा दोनों एक पेड़ के पास रुक गए। भाई राजा, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहाँ रुकना होगा। तभी रवि की नजर एक झोपड़ी पर जाती है और वह राजा को इशारे करते हुए कहता है, राजा भाई, वहाँ देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वहाँ थोड़ी देर अपनी झोपड़ी में रुकने दे, जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आओ। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बुद्धिमान माँ बैठी हुई थी। अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इस जंगल में फंस गए। हमें थोड़ी आश्रय की ज़रूरत थी जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। अगर आप बुरा ना माने तो हम थोड़ी देर आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। बस बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो। तुम जितनी देर चाहो यहाँ रह सकते हो।
दोनों वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा चूल्हे पर खाना बना रही थी और खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ ले जा रही थी, पर वह यह सोचकर मन को मार लेते हैं कि बूढ़ी अम्मा ने थोड़ा सा ही पकाया होगा। अम्मा उन दोनों की मन की बातें अच्छे से समझ लेती हैं। आओ बेटा, खाना खा लो, खाना पक गया है। दोनों का मन तो खाने के लिए मचल रहा था, पर वे अपने मन को शांत करते हुए कहते हैं, नहीं अम्मा, आप खाओ, आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा। बेटा, यहाँ हम तीनों के लिए पर्याप्त खाना है, आओ खा लो। अम्मा, ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। ऐसा मजेदार खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया। अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक जमाने में बड़ा फूलों से भरा परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में तेज तूफान के साथ बाढ़ आ गई और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बहा ले गया। बस मैं ही बच गई हूँ और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। अम्मा, आप इस घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज का? बस शुरू शुरू में अकेलापन सा लगता था, मगर अब मुझे इन सब की आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे घर चलकर रह सकती हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलो। अम्मा रवि की तरफ देखती हैं। नहीं बेटा, अब मैं यहीं खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांत बड़े माहौल में रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। अच्छा अम्मा, बारिश थम गई है, अब हम चलते हैं। अम्मा, एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। अम्मा, इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगते हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक संदूक उठाकर आती हैं और वह संदूक रवि और राजा को थामाते हुए कहती हैं, बेटा, ये मेरी जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे लिए ये किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो, इसमें क्या है। जब वह संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिन्हें देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के? अम्मा, आप इतने सारे सोने के सिक्के हमें क्यों दे रही हैं? बेटा, मेरा अब यहाँ कोई अपना नहीं है। तुम मुझे बहुत नेक दिल इंसान लगते हो और तुम्हारे पहनावे से काफी गरीब लग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये देने का फैसला लिया है। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो। इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर वहां से गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश हैं। उनके हाथ में एक सोने की खजाना जो लग गई थी। दोनों अब अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक सुंदर सा घर भी बनवाऊंगा। अपनी बेटी के लिए एक सुंदर बैग भी लाऊंगा जो वह काफी दिन से मुझसे मांग रही थी, और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखला करवाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे होंगे। इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मैं आराम से छींकें जी बैठकर खा सकता हूं। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। राजा ये सब सोच ही रहा था, तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। राजा भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। रवि के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर
राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन में सोचता है। सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बनते हैं। मैं इन सिक्कों को रवि के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे के सारे सोने के सिक्के चाहिए। मुझे तो पूरे के पूरे सिक्के चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूं कि ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएं? ये रवि तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वहां एक नदी के रास्ते से गुजरते हैं। नदी को देखकर राजा को एक ख्याल आता है और वह बिना किसी सोच विचार के रवि को उस नदी में जोर से धक्का दे देता है। रवि जैसे ही उस नदी में गिरता है, वह राजा को आवाज लगता है। राजा भाई मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। राजा भाई मुझे बचाओ। रवि भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि मुझे सोने के सिक्के तुम्हारे साथ बांटने ना पड़े। अब ये सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। राजा वहां से चुपचाप खिसक लेता है और बेचारा रवि उस पानी में ही डूब जाता है। रात के समय जब राजा घर पहुंचा तो उसने देखा कि रवि की पत्नी पार्वती अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब पार्वती ने राजा को आते हुए देखा तो उसने राजा से पूछा, भैया, रवि जी नहीं आए, वह कहाँ रह गए? सवेरे तो आपके साथ ही गए थे ना? राजा ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं और रवि साथ गए थे। मैंने अपने मालिक से रवि के बारे में बात की थी और मालिक ने रवि को कल से काम पर आने के लिए कहा था। रवि वहां से चला गया और मैं काम करके अब घर लौटा हूँ। ये सुनकर रवि की पत्नी और भी घबरा जाती है। भैया, रवि जी अभी तक घर नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और जगह भी काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वहीं कहीं रुक गया हो। तुम सुबह तक इंतजार कर लो, मुझे पूरा विश्वास है वो सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर राजा अपने घर निकल जाता है। रवि की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन राजा ने उसे सहमति जताते हुए कहा था, आप सुबह तक का इंतजार करो। इसलिए रवि की पत्नी ने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन रवि अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी। वह तुरंत राजा के घर जाती है। भैया, रवि जी अभी तक घर नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। राजा परेशान होने का दिखावा करते हुए कहता है, आप शांत रहिए पार्वती बहन, मैं अभी जाकर रवि का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। राजा पार्वती को सहमत करते हुए घर से बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया। रवि तो अब शायद कभी नहीं आएगा। पार्वती बहन को पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, फिर जाकर कह दूंगा कि रवि को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक ये बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। सबसे पहले उसे ये बात बतानी होगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। कल रात तो मैं चुपचाप डब्बे पांव कमरे में जाकर उन सोने के सिक्कों को छुपा दिया था, लेकिन अगर मेरी पत्नी की नजर उन पर पड़ गई तो वो पूरे गांव में शोर मचा देगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। राजा वहां थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 4 घंटे बाद फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वह बहुत निराश होने का दिखावा करते हुए पार्वती के घर पहुंचता है और पार्वती को आवाज लगाता है, पार्वती बहन, ओ पार्वती बहन, बाहर आओ। पार्वती बाहर आती है और वह पार्वती को बताता है कि उसने रवि को बहुत ढूंढा और उसे रवि कहीं भी नहीं मिला। पार्वती बहन, मैंने रवि को बहुत ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। पता नहीं रवि भाई कहाँ हैं। तभी पार्वती के पीछे से रवि बाहर आता है। रवि को अपने सामने जीता जगता देखकर राजा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। रवि, तुम यहाँ कैसे? क्यों राजा भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? राजा रवि की बातों का कोई जवाब नहीं देता। राजा का दिल धक धक कर रहा था। वह रवि को देखकर बहुत हैरान था और उसको रवि से डर भी बहुत लग रहा था। रवि ने पार्वती बहन को सारी बातें बता दी होंगी। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता।
मुझे यहाँ से जल्द ही निकल लेना चाहिए, वरना ये रवि तो मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और ये रवि मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रवि ने अभी तक पार्वती को कुछ नहीं बताया था। राजा और रवि चुपचाप बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे। राजा बिना कुछ बोले वहां से दबे पांव खिसक लेता है। अब मैं क्या करूं? ये रवि तो बच गया, लेकिन ये बचा कैसे? ऐसे तो तैरना भी नहीं आता था। आखिर ये पानी में से बाहर कैसे आया? मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ संदूक को लेकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। राजा ये सब सोच ही रहा था, तभी उसको उस संदूक का ख्याल आता है और वह संदूक के पास जाता है। संदूक को देखकर राजा के जान में जान आती है। उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं उस रवि ने तो नहीं चुरा लिए और ये कंकड़ भर दिए? राजा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। अचानक बूढ़ी अम्मा को अपने सामने देखकर राजा बहुत हैरान हो जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कहो। तुम बहुत दुराचारी और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा काम किया, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास न तो वो दोस्त है और न ही सोने के सिक्के। अब तुम सारी जिंदगी इस कंकड़ से ही खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखना। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में बहक गया था। माफ उससे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं की। तुमने एक गुनाह किया है अपने दोस्त को जान से मारने का। किसी इंसान की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। राजा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पास से सब कुछ गंवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। रवि अपनी पत्नी पार्वती के साथ अंदर जाता है और रवि के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? पार्वती को वो बताऊं जो मेरे साथ हुआ या नहीं? अगर मैंने बताया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो राजा ने मेरे साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। अगर मैं पार्वती को सब कुछ बताया तो मुझे यकीन है कि वो राजा को पुलिस के हवाले कर देगी और फिर राजा की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो राजा के साथ उसकी मासूम बीवी और बच्चों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। उनका तो कोई दोष नहीं और राजा के घर में तो सिर्फ वो ही कमाने वाला है। अगर वो जेल में रहा तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा की गलती की सजा उन मासूमों को नहीं दे सकता। लेकिन राजा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सपने देखे थे और उसने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरे सपने भी। रवि ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां पर बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बूढ़ी अम्मा को देखकर रवि बहुत हैरान भी था और खुश भी। आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? रवि बेटा, मैं हर जगह जा सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपने जादू से संदूक पेश करती हैं। अम्मा, ये तो वो ही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ रवि बेटा, ये वही संदूक है, पर अब ये तुम्हारा हुआ। अम्मा, ये संदूक तो राजा के पास था ना? हाँ, राजा के पास जो होना चाहिए था वो उससे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए था वो ये है। जैसे ही रवि ने संदूक को खोला, उसने देखा कि वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब तुम इस संदूक को अपने पास रखो। अब ये सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। वह ये कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। ये कौन थी और अचानक से कहाँ गई? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इसे आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है ये कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। ये इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने इससे पूरे हो जाएंगे। हाँ पार्वती, इससे हम अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे जो हमने देखे थे।